हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी कॉमर्स में चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का। तो इसके कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पिछले जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं वन शॉट आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ, आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। और जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं वो भी मैं वन बाय वन डाल रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले पहले सारे वीडियोस में डाल दूंगा, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्टिंग। पहली बात तो जो डायरेक्टिंग है हमारा मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है। जैसे हम बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो जो डायरेक्टिंग है वो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन माना जाता है, कोर फंक्शन माना जाता है। और डायरेक्टिंग के कई एलिमेंट्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो वो सब किसके पार्ट हैं? डायरेक्टिंग के। आपने कहा सर वो क्यों हैं? क्योंकि देखिए जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडर क्या करता है? डायरेक्शंस देता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है डायरेक्शन देने के लिए। जब हम मोटिवेट किसी को कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, जब हम किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं तो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एक और बात हम बात करेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। ठीक है, ये तो मीनिंग हो गया डायरेक्टिंग का। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा इसमें कि भी अच्छा, ये अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। जब तक हमारा बिजनेस चलेगा वी नीड डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें लगातार देनी पड़ेंगी। और मोरओवर परवेसिव है, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस मेकिंग, नॉन बिजनेस मेकिंग, हर जगह डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं। और हमेशा जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरफ ही फ्लो होता है। डायरेक्शन कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जाता। तो बात करते हैं इंपोर्टेंस की। तो सबसे मेन इंपोर्टेंस जो आपको लिख के ही आना है कैसे भी करके, दैट इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स का मतलब ये स्टार्ट कराता है, एक्शन, काम को स्टार्ट कराता है, सबसे मेन है। उसके अलावा है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर आपको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हैं तो यू विल मोटिवेट देम थ्रू डायरेक्टिंग। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस क्रिएट करना है, मान लीजिए अचानक कोई जो कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको फिल भी करेंगे और एम्प्लॉइज को आप इसके थ्रू मोटिवेट भी करेंगे। इसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर जो आपके जो बिजनेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डायरेक्शंस देकर। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग भी चेंज करना है तो अगेन फॉर दैट यू हैव टू गिव वन नोटिस, यू हैव टू गिव डायरेक्शंस। ठीक है, अगर आप अपना गोल चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू इंटीमेट इट टू ऑल द एम्प्लॉइज, तो यू हैव टू गिव डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में चलती रहेगी जब तक बिजनेस चलेगा। आपने कहा सर कोई अच्छा सा एग्जांपल दे दीजिए। आपकी क्लास चल रही है स्कूल के अंदर और आप देखते हैं कि अचानक एक जो पियोन है वो एक सर्कुलर लेके आ गया और फिर टीचर ने उसको पढ़ के सुनाया। और इस तरह का रेगुलर फीचर आप पूरे थ्रू आउट द ईयर देखते हैं। तो वो क्या है? सर्कुलर आ रहा है, नोटिस आता है, स्कूल के अंदर कुछ चेंजेस हैं, कोई प्रोग्राम होना है, कोई कल छुट्टी है एंड ऑल दैट, वो आप बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्शंस देना होता है। अब इसके चार फंक्शंस, चार मैंने बताए एलिमेंट्स हैं इसके। पहले कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज सुपरविजन। सुपर मींस बेस्ट, विजन मींस टू सी, बेस्ट व्यू, बेस्ट व्यू। तो जब हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, देखिए वर्क को शेड्यूल करता है। सुपरवाइजर क्या करेगा? वर्क को शेड्यूलिंग करेगा, कौन कब किस टाइम क्या काम करेगा। फिर इसके अलावा वर्कर्स से उनके सजेशंस लेता है, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस को सुनता है, उसको नोट करता है, हायर लेवल तक पहुंचाता है, उनको अच्छा वर्किंग क्लाइमेट देता है। किसको? वर्कर्स को अच्छा क्लाइमेट इंश्योर करता है, उनको ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको मोटिवेट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और उनका क्वालिटी चेक भी करता है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। तो ये सब किसके काम है? दैट नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ सुपरविजन। नो डाउट डायरेक्टिंग है, पर दिस इज बेसिकली द फंक्शंस ऑफ सुपरविजन या सुपरवाइजर के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं कि भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो ये दूसरा एलिमेंट है। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। कि मतलब एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर देना है ताकि हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लें। दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में जो हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो जैसे हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। जो मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
मोरोवर ये कंटिन्यूस है, हमें अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है। अगर वो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा तो उनका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, किसी को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। एक एम्प्लॉय है, आप उसको अच्छी सैलरी देकर मोटिवेट कर सकते हैं, बट कोई डिपार्टमेंटल हेड है तो आप उसको प्रमोशन देकर मोटिवेट कर सकते हैं, वहां पर मॉनेटरी गेन से काम नहीं चलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बंदे को किस टाइप का मोटिवेशन देना है, मॉनेटरी इंसेंटिव देना है या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देना है। गोल ओरिएंटेड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आप अगर किसी की प्रमोशन दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, अगर आप डिमोशन कर रहे हैं तो नेगेटिव है, सैलरी कट कर रहे हैं तो नेगेटिव है, पर दोनों ही मोटिवेशन का काम करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है, पहला होता है अनसेटिस्फाइड नीड, फिर डिराइव होता है, डिराइव मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस दिया जाता है तो उससे आप अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर यू विल अगेन सर्च फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू नीड। तो क्या होगा इसका प्रोसेस बताइए, पहला अनसेटिस्फाइड नीड होगा, फिर डिराइव होगी, डिराइव का मतलब सर्च बिहेवियर, फिर आप सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू नीड, और ये प्रोसेस चलेगा। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मोटिवेशन। मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी। तो जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसके अंदर जो सबसे बेसिक नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एज पर मैस्लो कोई भी पर्सन जो है वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पूरी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो ही विल गो फॉर द सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के अंदर वो क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना या फिर आपका जैसे और मेडिक्लेम वगैरह लेना, तो ये सब क्या है, सेफ्टी नीड है। और उसके बाद सोशल नीड में क्या आ जाता है, थोड़ा सा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना एज पर द सोसाइटी, जिस तरह का रहन सहन उनका है, जिस तरह का उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह का वो उनका वियरिंग है, जिस तरह के उनके पास गाड़ियां हैं, अकॉर्डिंगली रखना। अगर आप सोसाइटी में वो मैच नहीं कर पाते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर। तो दैट मीन्स दैट इज द सोशल नीड। फिर उसके बाद आ जाती है एस्टीम नीड, इसको ईगो नीड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो सोसाइटी से थोड़ा सा उठकर चलने की हो जाती है। थोड़ा सा जैसे लोगों पे गाड़ियां हैं तो हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी है, लग्जूरियस गाड़ी है, जैसे लोगों की वियरिंग है, हमारी वियरिंग बहुत हाई क्लास की है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड समथिंग कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ, दैट इज कॉल्ड ईगो नीड, इसको हम एस्टीम नीड बोलते हैं। और एक होती है सेल्फ एक्चुअलाइज नीड, मतलब वो नीड अगर पूरी हो जाए तो फिर आपको किसी भी तरीके से सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जो आपने लाइफ में सोचा हर चीज अचीव करी, जो जो सोचते गए वो सब होता गया, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये जो नीड पूरी हो जाती है तो फिर उसको किसी भी तरीके से आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। तो एज पर मैस्लो का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जो एम्प्लॉय है अगर उसकी लोअर लेवल नीड पूरी नहीं हुई है तो आप उसे मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, आप उनको अच्छी ज्यादा सैलरी दे सकते हैं, आप उनको प्रॉफिट लिंक्ड वेज इंसेंटिव दे सकते हैं, आप उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान शेयर सस्ते रेट पे दे सकते हैं, आप उनको परक्विजिट्स दे सकते हैं, रहने के लिए मकान दे सकते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव किसको देने हैं, जिनकी लोअर लेवल नीड पूरी नहीं हुई है। बट जिनकी हायर लेवल नीड पूरी नहीं हुई है उनको आप नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे। आपने कहा सर वो क्या है, जैसे रिकॉग्निशन दे देना, या उनके लिए जैसे क्लैपिंग करा देना, उनको चैलेंजिंग जॉब दे देना, जॉब सिक्योरिटी दे देना। तो ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, जिसके हाँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रिकॉग्निशन प्रोग्राम चला देना। तो ये सब क्या है, आप उनको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे देना। तो ये सारे क्या है, आपको ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, उनको दिए जाएंगे जिनकी हायर लेवल नीड पूरी नहीं हुई है। इस पे केस स्टडी भी बन के आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडरशिप की। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स in such a manner so that they will do whatever leader want them to do. That is what called leadership. तो लीडरशिप जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशन है, किसके बीच में, सुपीरियर जो आपका लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में। यहां पर फॉलोअर्स होना जरूरी है। अगर एक लीडर है और उसके फॉलोअर्स नहीं है तो वो फिर वो लीडर है ही नहीं। टॉक अबाउट कॉमन गोल होता है लीडर और फॉलोअर्स का, कॉमन गोल होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एज पर द सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस 2025, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। साउंड फिजिक होनी चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए, डिसिसिवनेस होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्या मैं बोलूंगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक, हाँ यस दैट इज द लास्ट टॉपिक। तो कम्युनिकेशन। What is communication? Communication is passing information, ideas and feelings from one person to another and making them understand. That is what called communication. तो communication two way होता है, continuous होता है, two way होता है, continuous होता है, pervasive भी है। और
ये सर्कुलर प्रोसेस है, जैसे पहले बात सेंटर से जाएगी और वो रिसीवर के थ्रू आएगी फीडबैक के थ्रू। फीडबैक इन द सेंस कि हम पूछ भी लेंगे कि उनको समझ में आया या नहीं आया, तो सर्कुलर फ्लो है, बात जाएगी और फिर वो हमारे पास वापस आएगी इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। तो ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, टॉप से बॉटम की तरफ भी, बॉटम से टॉप की तरफ भी। टॉप से बॉटम जा रहा है तो वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सजेशंस के फॉर्म में वो वापस आ सकता है, हाँ फीडबैक की फॉर्म में वापस आ सकता है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, अगर दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कम्युनिकेशन गैप हो गया, इसको नॉइस बोलते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को स्टेप्स भी बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सेंडर, द पर्सन हु सेंड द मैसेज। दूसरा है मैसेज, मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर विच हैज टू बी ट्रांसमिटेड। देन एनकोडिंग मींस ड्राफ्टिंग द मैसेज, मैसेज को ड्राफ्ट करना मतलब बनाना। चैनल, व्हाट इज चैनल, इज द रूट और द पाथ थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड। Then is receiver, the person who received the message. Then decoding means understanding the message, and feedback is the response or the reaction given by the receiver of the message to the sender. तो जो फीडबैक है वो एक तरह सर्कुलर फ्लो क्रिएट कर देता है, बट अगर इन बिटवीन किसी भी वजह से कोई बात पूरी नहीं हो पाई है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। इसके ऊपर भी केस स्टडी बन के आ सकती है कि किसी भी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉइस। ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन के, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, यू नीड कम्युनिकेशन। अगर आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो यू नीड कम्युनिकेशन। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग को क्विकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव डायरेक्शंस, यू नीड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप टीम वर्क क्रिएट करना चाहते हैं, यू नीड कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स क्या हैं, सुपर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। What are the barriers to communication? पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी जो मशीनरी है वो, जैसे या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो आपका काम नहीं कर रहा है, या जैसे आपका फोन जो डेड हो जाता है, या किसी भी वजह से जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज पूरा नहीं हो पा जाता है, तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विल ऑल्सो बी कॉल्ड फिजिकल बैरियर। जैसे टेलीफोन कन्वर्सेशन करते करते आपका मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया आपके टेलीफोन में, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फिजिकल बैरियर। होता है पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर को हम साइकोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं। जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे सबऑर्डिनेट को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सुपीरियर से बात करने में थोड़ा घबरा जाता है, हिचकिचा जाता है, या सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट्स को अपने मतलब का समझता नहीं है, उनसे बात करना नहीं चाहता, या फिर आपका एटीट्यूड है, टाइम प्रेशर है, तो ये सारे जो रीजंस हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आ जाता है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर। अगर आप बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिनका मतलब दूसरा पर्सन समझ नहीं पाता है, या कोई ऐसा मतलब एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिसके दो मतलब निकल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, तो वैल्यू का मतलब उसकी प्राइस क्या है या उसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो अब हमें नहीं पता कि वो वैल्यू का क्या मतलब ले रहा है, तो दो मतलब उसके निकल रहे हैं, वो भी सिमेंटिक बैरियर माना जाएगा। हाँ हाँ, और लैंग्वेज बैरियर, किसी भी वजह से जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज जो समझ में नहीं आई, टेक्निकल जार्गन यूज करे, टेक्निकल वर्ड्स यूज करे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं हो पाई, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। तो इसको सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका हो जाता है स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर में क्या हो जाता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की तरफ से या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, मतलब जो सुपीरियर है उसका सबऑर्डिनेट्स में फेथ है ही नहीं, ही डोंट हैव एट ऑल फेथ, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका फेथ नहीं है, या वो ये चाहता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे तक ही रहनी चाहिए, सबऑर्डिनेट तक नहीं जानी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटस बैरियर। वो केवल सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही उनको बताएगा ताकि उसका अपना खुद का स्टेटस मेंटेन रहे। वो सोचता है कि अगर सारी इंपॉर्टेंट बातें उनको बता दी तो मेरे में और उनमें डिफरेंस ही कहां रह जाएगा। ही फील दैट ही कम्युनिकेट्स प्रॉब्लम्स टू और रिजल्ट्स विल रिफ्लेक्ट द एबिलिटी एंड जजमेंट ऑफ हिज पोजीशन। सिमिलरली सबऑर्डिनेट्स नीड टू कन्वे ओनली दोज थिंग्स व्हिच द सुपीरियर विल अप्रिशिएट। अब सबऑर्डिनेट भी केवल सुपीरियर को वही बातें बताएंगे जहां कोई ऐसी बात हो जो नेगेटिव नेचर की ना हो। मालूम चला जो बात बताने गया उसी को डांट पड़ गई, तो कोई भी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर तक जाने में डरेगा, तो कोई नेगेटिव नेचर की बात को ले जाने से डरेगा, केवल वही बातें बताने के लिए जाएगा कोई जिसमें उसको अप्रिशिएशन मिले, या फिर उनको पहले लैक ऑफ इंसेंटिव है, पिछली बार गए थे और उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, तो वो भी आपका कौन सा बैरियर हो जाएगा, स्टेटस बैरियर। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, टॉप से लोअर लेवल तक जाते हुए कई सारे उनके लेवल्स हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को लोअर लेवल तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर उनके पास फैक्स फैसिलिटी नहीं है, या इंटरकॉम नहीं है, या वाईफाई नहीं है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसको कौन सा बैरियर बोलेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद आ जाता है आपका
इन अटेंशन का मतलब जो पर्सन है जो कि जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। क्लासरूम में कई बार होता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनअटेंशन इज आल्सो ए बैरियर। अगला है आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब है बात को पूरा सुनने से पहले ही आपने मतलब निकाल लिया कि चलो मैं आपकी बात समझ गया, हाँ हाँ आप क्या कहना चाहते हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। बिना आपने पूरी बात सुने आपने पूरी का मतलब निकाल लिया। हैबिट ऑफ फॉर्मिंग ए जजमेंट बिफोर रीडिंग और लिसनिंग द एंटायर मैसेज। तो इस पे भी एक केस स्टडी बन के आ सकती है कि बात पूरी सुनी नहीं और मतलब निकाल लिया। तो कौन सा बैरियर है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो ये आपके डिफरेंट बैरियर्स हैं जो मैंने आपको बात करी, डिस्कस किया। अगला है ओवरकम कैसे करेंगे, बैरियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे। आपका ड्राफ्ट जो है, मैसेज जो है वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए, और आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना है। मोर ओवर आपकी जो लिसनिंग है वो बहुत पेशेंटली होनी चाहिए। अगर आपने पेशेंट लिसनिंग नहीं करी तो फिर भी आपका मतलब बी ए गुड लिसनर, अगर अच्छे लिसनर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। और आप फीडबैक भी लेते रहिए। फीडबैक का मतलब ये हो गया कि पूछते भी रहिए कि उनको समझ में आया या नहीं आया। और ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि अगर कोई सजेशन वो देना चाहें तो डोर्स ओपन होने चाहिए, कोई स्टेटस बैरियर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने होपफुली आप लोगों के साथ पूरा चैप्टर डिस्कस किया। अगर आप मेरे इस लेक्चर के साथ साथ अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में जाने से पहले आपके लिए क्विक रिवीजन का काम भी करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।